हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के बारे में। आपसे इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी ये जो रिपोर्ट है ये आपकी मेंस की दृष्टि से और ख़ास तौर पे एसे और एथिक्स की दृष्टि से या कह सकते हो GS1 के पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम आपको मेंस की तैयारी कराएंगे तब हम इस रिपोर्ट में जो भी फैक्ट, जो भी डाटा आए हैं उनका रेफरेंस देते हुए वहाँ पर याद कराएंगे। मतलब सीधा सा है कि आज की इस रिपोर्ट में, इस आर्टिकल में केवल आपको ये रिपोर्ट पढ़नी है, किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है ये पढ़ना है, इसके डाटा को आपको नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे। तो किसके द्वारा इसको जारी किया गया है? यूनिसेफ के द्वारा। अब क्वेश्चन बन सकता है आपसे इंटरव्यू में कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। जैसे मुझे याद है एक 2014 में 9th रैंक आई थी, जिनकी टॉपर थे, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि NCERT का पूरा नाम क्या है। और मुझे ये भी याद है 2008 के एक टॉपर हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था लबसना का फुल फॉर्म क्या है। समझ गए हो? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम तैयारी बहुत भयंकर करके जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो होगा वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी लास्ट ईयर जो 68th BPSC की परीक्षा हुई थी, तो उसमें एक देवी हैं, अपनी ही क्लास की हैं, 2021 में एकेडमी से जुड़ी थी, तो उनका इंटरव्यू था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आप हमें बताइए कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ बताई थी, और जबकि वो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में गई थी, वहाँ कोचिंग्स में गई थी, इंटरव्यू के उन्होंने ट्रायल दिए थे, लेकिन जो चीज़ मैंने उनको बताई थी उन्होंने बस वही किया और पूरा का पूरा इंटरव्यू उसी चीज़ पे आ गया। पूरा का पूरा इंटरव्यू। वो जब बेचारी बाहर निकलती है तो सबसे पहला कॉल मुझे करती है, बोलती सर आप ये बताओ आपको कैसे पता था कि इंटरव्यूअर यही क्वेश्चन पूछेगा। मतलब 30 मिनट के इंटरव्यू में उससे सारे क्वेश्चन वही पूछे जो मैंने उसको बताए थे। तो होता है कई बार, और चिंता मत करना, आप जब इंटरव्यू दोगे ना, आप खुद कहोगे कि यार क्या मास्टर है ना। मतलब मैं हैक कर लेता हूँ, मैं लोगों का, आप बस ये समझो कि मैं बस लोगों का दिल हैक नहीं कर पाता हूँ, बाकी हर चीज़ हैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, यूपीएससी को हम हैक कर लेंगे। बस आप मेहनत का दामन मत छोड़ना, क्लासेस रेगुलर करना और रेगुलर अपने आप को अपडेट रखना, है ना। बस ये मत कहना कि मुझसे मेहनत नहीं होगी, आप बस ये कहना हाँ सर मेहनत होगी, आप बताओ। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी की? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख लेना यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्पेलिंग सब आप देख लेना, है ना। मैं अब आपको क्या सिखाऊं? चिल्ड्रंस इमरजेंसी, ठीक है, फंड। ठीक, कब इस्टेब्लिश किया गया था ये यूनिसेफ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1946 में। उसके बाद क्यों किया गया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपराध हुए थे। अब सीधी सी बात है, वर्ल्ड वॉर फूलों के गुलदस्ते से तो होता नहीं, हथियारों से होता है। तो वहाँ मरते कौन है? माँ बाप। तो बेचारे बच्चे क्या होते हैं? अनाथ हो जाते हैं। तो उन्हीं बच्चों की देखरेख के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई या ये संगठन बनाया गया। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार, कभी प्रियंका चोपड़ा को, कभी परिणीति चोपड़ा को, है ना, कभी अमिताभ बच्चन को, कभी शाहरुख खान को, सलमान खान को, है ना, क्या बनाया जाता है? यूनिसेफ का हेड बनाया जाता है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो रिपोर्ट के बारे में पता चल गया। अब बात आती है NCERT, तो आपको पता है पूरा नाम, है ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आपको बस इतना याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं याद आएगा। लबासना का क्या मतलब है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। बहुत सारे बच्चों को लबासना की स्पेलिंग तक नहीं आती है, मैंने देखा है। ठीक है, तो ये यूनिसेफ आपको बस याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। ये कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इसको हटा सकते हो। 190 से अधिक देश हैं, तो सीधी सी बात है, क्या भारत मेंबर नहीं होगा?
आप यहाँ पे बुद्धि लगा लिया करो। अगर मैंने आपसे कह दिया कि परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तो कॉमन सेंस लगाओ कि हाँ भारत तो मेंबर होगा, वरना हवाबाजी के लिए तो इन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1946 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थायी हिस्सा बन गया, इसलिए यूएन है। ठीक है, आगे करता क्या है? बाल अधिकार जो कन्वेंशन है 1980 द्वारा निर्देशित, उसको रेगुलेट करता है। ठीक, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नोबेल पुरस्कार इसको मिल ही चुका है 1965 में। कोविड को लेकर ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक, अगला हमारा आर्टिकल है वन डे वन जीनोम पहल को लेकर। आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो बस एक ही क्वेश्चन आएगा कि वन डे वन जीनोम पहल किस संगठन की है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक की। ब्रिक वो नहीं, ब्रिक्स वाला। ब्रिक का मतलब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल के अंतर्गत आता है, उसका है, उसकी है पहल। जीनोम का क्या मतलब होता है? जीनोम का मतलब होता है जितने हमारे जीन होते हैं। जीन का मतलब जो डीएनए और आरएनए से बनी जो श्रृंखला है, ठीक है, उसको एक तरीके से सीक्वेंसिंग में लगाना। जैसे छोटी सी बात है, एक तरीके का हमारा जो शरीर है उसमें काफ़ी सारी पजल्स होती हैं, तो उन पजल्स को डिकोड करना। और उन पजल्स को डिकोड करने से क्या होता है? उन पजल को डिकोड करने से व्यक्ति के शरीर में होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। बड़ी से बड़ी असाध्य, मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उस बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। अर्थात जीवीय जीनोम अनुक्रमण क्या है? जीनोम अनुक्रमण कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को दूर करने का एक प्रयत्न है। ठीक, इससे ज़्यादा मत याद करना, क्योंकि कठिन भाषा में याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्रिस्पर कैस9 का उपयोग किया जाता है कैंची का, समझ गए? अब लाभ क्या होंगे? ये वही चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि जीनोम एडिटिंग केवल मनुष्य के शरीर में होती है। जीनोम जो एडिटिंग होती है ना, पादप प्रजातियों में भी होती है। आप एक नाम सुनते होगे, बीटी कपास का, सॉरी बीटी बैंगन का, बीटी कपास का, है ना? ये सब क्या है? ये एडिटिंग वाली ही चीज़ें तो हैं। जैसे मान लो आपका मास्टर है, ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स के आर्टिकल हैं कहाँ आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट में, न्यूज़ में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उनको वहाँ से उठाते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं, उनको एडिट करते हैं और फिर पिक्चर्स लगाते हैं। उसमें थोड़ा ना पिक्चर होती हैं, और फिर इनको डिज़ाइन करते हैं, कहाँ पे हेडिंग देना है, कहाँ डार्क करना है, कहाँ ब्लू करना है, कहाँ रेड करना है। तो हमने ये एडिटिंग करके क्या बना दी? आपकी मैगजीन। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। जीनोम अनुक्रमण क्या? वही बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप इनको बस बेसिक रूप से पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है? ये हमने आपको पीछे पढ़ाया है, एएमआर के बारे में या सुपर बग के बारे में, कि जब दवाइयाँ असर ना करें तो उसको बोलते हैं रोगाणुरोधी, है ना, कि दवाइयों का अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का असर व्यक्ति के शरीर में नहीं हो रहा है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इनको याद मत रखिए। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अगला आर्टिकल है कॉफ़ी। आपके मास्टर की सबसे फेवरेट यही है कॉफ़ी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में मास्टर ने कॉफ़ी पीना बंद कर दिया है। पीने की दो वजह हैं, पहली जेब में इतना पैसा नहीं कि कॉफ़ी पिएं, और दूसरी कि किसी व्यक्ति के कारण मैंने बंद किया है ना, तो बस कॉफ़ी से नफरत टाइप की हो गई एक तरीके से। हालांकि मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, आप में से जिस बच्चे को कॉफ़ी पीना हो मेरे पास चले आओ। अगर मज़ा ना आ जाए कॉफ़ी पी के, है ना, ये जो आप सीसीडी मतलब कैफ़े कॉफ़ी शॉप जो हैं या स्टारबक्स, ये कुछ नहीं है मेरे सामने। बिल्कुल हैंड मेडेड कॉफ़ी बनाता हूँ, मज़ा आ जाएगा पी के। ठीक, खैर कोई बात नहीं। कॉफ़ी को लेकर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? पूछा भी जा चुका है कि कॉफ़ी का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है। दूसरा क्वेश्चन, कॉफ़ी का बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ। और तीसरा क्वेश्चन कि इसकी जो प्रजातियां हैं उनके जो नाम हैं, जैसे रोबस्टिका और अरेबिका, तो पूछा जा सकता है ये क्या है। तो आपको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और याद भी नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल सा क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत में कॉफ़ी कौन सी हैं, तो एक है अरेबिका और एक है रोबस्टिका। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है।
कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो 1942 के तहत गठित हुआ था, वैधानिक है और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हेडक्वार्टर बेंगलोर में। यदि आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ हेडक्वार्टर को लेकर कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो चाय का। अब बच्चों को रहा नहीं जा रहा होगा कि सर कॉफ़ी भी दे दिए, चाय भी दे दिए। चाय भी मास्टर बहुत अच्छी बनाता है। अगर आपको कभी चाय भी पीने का मन करे ना तो मास्टर के यहाँ आ जाना, मज़ा आ जाएगा चाय पी के। ठीक है, तो भारत का चाय उद्योग है ना, ये पीता हूँ, ये नहीं छोड़ी है, क्योंकि जिसके कारण छोड़ी थी उसको चाय पीनी नहीं आती है, मैंने इसलिए उसको कॉफ़ी पिलाई है ना, तो मैंने कॉफ़ी छोड़ रखी है। चाय की बात करते हैं। चाय के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा? चाय के बारे में जो मेन क्वेश्चन बनेगा कि किस किस स्टेट में इसका उत्पादन होता है। और 90% बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि भारत में चाय केवल नॉर्थ ईस्ट के रीजन में होती है। समझ गए? तो ये याद रखना कि भारत में चाय केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं होती है, बल्कि भारत में चाय नीचे के साउथ रीजन में भी होती है, जिनमें कर्नाटका भी है, केरला भी है और तमिलनाडु। क्यों होती होगी? क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ क्षेत्र है ना, पहाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, जिनमें आप नीलगिरी की पहाड़ी पढ़ते हो, कार्डमम की पहाड़ियाँ पढ़ते हो, है ना, सेवरा, जावदी, ये सारी पढ़ते हो ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे मैप दे रखा है। तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है किस स्टेट में कितना उत्पादन होता है, तो उसको लेकर भी क्वेश्चन बनेगा। और इसके लिए भी हमने क्या किया, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। हालांकि ये बड़ी पिक्चर है और इसमें मैप में भी वैसे है पिक्चर छोटी सी, बट मैंने नीचे आपको बड़ी दे दी। तो सिक्वेंसिंग को भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कॉफ़ी को आ चुका है तो चाय को भी पूछेगा, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि बेचारे चाय नहीं पीते होंगे चाय, तो याद रखना। बात करते हैं निर्यातकों में से एक है भारत, ठीक है, असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी चाय, ये सारी चीज़ें। बाकी चाय बोर्ड को लेकर आपको क्या पता हो कि 1953 के एक्ट के तहत आया, वैधानिक निकाय है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, उसका कहाँ है, बेंगलोर में। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना, ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगी। इवन आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। अगला हमारा आर्टिकल है नेफीथ्रोमाइसिन के बारे में। आपको पीछे की क्लास में पढ़ाया है 2 दिन पहले एएमआर के बारे में। तो हुआ क्या है कि जब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति पे जब दवाओं का असर नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, एएमआर की कंडीशन। अब सपोज करो जब दवाओं का असर ही नहीं होगा तब तो दिक्कतें होने लगेंगी ना। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, एक ऐसी दवा बनाई है, ठीक है, एंटीबायोटिक, जो इस एएमआर की बनने वाली कंडीशन को समाप्त कर देगी। अर्थात जब वो व्यक्ति ये दवाएं खाने लगेगा तो उसके शरीर में जो एएमआर है, या जिसको सुपर बग बोलते हैं, या वो जीव जो शक्तिशाली हो गए थे, शक्तिमान बन गए थे, है ना, जितने वायरस, वो ख़त्म हो जाएंगे, या कहें पेट से वो सब बाहर निकल जाएंगे गंदगी के रूप में। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि फिर नॉर्मल दवाइयाँ लोगों पर असर करने लगेंगी। समझ गए? यही बातें यहाँ लिखी हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द नेफीथ्रोमाइसिन क्या है। ये एक प्रकार की नवीन डॉल्फिन है, ये एक प्रकार का, है ना, एक प्रकार का कह सकते हो मिसाइल लॉन्चर है ना, या ये एक प्रकार का सरीसृप वर्ग की प्रजाति है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देना नहीं नहीं भैया ये एक एमआर है जो कि फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी है, और स्वदेशी है तभी तो मोदी जी की फ़ोटो है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें हैं कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने, ठीक है, निपटने के उद्देश्य से, मतलब इसको समाप्त करने के उद्देश्य से पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफीथ्रोमाइसिन लॉन्च की गई है। क्लियर हो गई बातें? ये क्या है? ये दवा है, टीका नहीं है। ठीक है, टीका और दवा में अंतर आपको बता रखा हूँ। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है, आपको यूज पढ़ना नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, निमोनिया के उपचार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आज के अंतिम आर्टिकल की, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन को लेकर। देखो, इस आर्टिकल के भी जितने क्वेश्चंस होंगे वो सबके सब मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्री के लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो ये संगठन बनाया गया ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, तो ये पूछा जा सकता है किस संगठन ने बनाया, तो पता हो G20 या आप कह सकते हो G21 ने। क्लियर हो गई बातें?
दूसरी बात आपसे जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है वो है वही पुराना घिसा पिटा रोग एसडीजी गोल को लेकर, कि गरीबी की बात किस एसडीजी गोल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि हाल ही में ब्राज़ील में जो G20 समिट हुआ है ना, इससे पहले कहाँ पे हुआ था 2023 में, भारत में, ठीक है। तो ब्राज़ील में जो समिट हुआ उस पर इसको लेकर जो वैश्विक संगठन है इसको बनाने की बात की गई, ठीक। 2023 में भारत ने इसका प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को एक नाम दिया गया था डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों का संबंध किससे है, G20 से। डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों का संबंध किस विषय से है, तो भुखमरी और गरीबी से। इसमें कई सारे पॉइंट हैं, उनको हम अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन प्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। क्लियर हो गई बातें। इससे ज़्यादा आपको ना तो पढ़ना है ना ही याद रखना है। देखो, मेरा सीधा सा उद्देश्य है आपका प्री पास कराना करंट अफेयर्स के जरिए। मेंस से रिलेटेड जो भी सेगमेंट होगा वो मेंस में पढ़ाएंगे। बच्चा क्या गलती करता है कि बाजार में जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मैगजीन बेकार हैं, बुरी हैं, सारी मैगजीन अच्छी हैं, लेकिन मैगजीन बनाने वाले मूर्ख हैं। और मूर्ख मैं नहीं भी कह सकता हूँ कि मूर्ख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि उनको वीडियो क्लास तो देनी नहीं है, तो इसलिए वो सब कुछ दे देते हैं, मेन से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड सब। तो बच्चे को ये पता नहीं हो पाता कि प्री का हमें क्या पढ़ना है, और वो कंफ्यूज होके पेपर में फेल हो जाता है। बट आपका ये पागल मास्टर जो है ये प्री को अलग कर देता है, मेंस को अलग कर देता है, और कंटेंट की लाइन को क्रिएटिव बना देता है। तो आपको क्या लगता है कि मास्टर की क्लास अच्छी है, क्योंकि मास्टर को पता है कहाँ पे क्या चीज़ अलग करना है, क्या चीज़ नहीं अलग करना है। समझ गए? तो इसीलिए आप लोग फालतू की चीज़ें मत पढ़ा करें। जितनी चीज़ें मैं कह दिया करूं कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, क्योंकि मेरा एक ही प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है मेरा? ये प्रिंसिपल है, ये तो सबको पता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। समझ गए? तो बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ऐसे कोई काट के दिखा सकता है आपको लाइन? देखना, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले एक एक लाइन पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री ने ये कहा वो कहा। अरे पागल हो क्या? जब पूछा ही नहीं जाएगा तो काहे पढ़ रहे हो? अब यहाँ पे गोल लिखा है कि भुखमरी का संबंध गोल 2 से है, गरीबी का 1 से है ना, इनइक्वालिटी का 10 से है। तो चीज़ें आप याद कर लेना। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, फालतू की चीज़ें हैं, इनको मेंस में हम लिखेंगे, मेंस में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आपको प्री पास करना है तो मेंस की बातें मेंस में करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही आ सकता है कि इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं। कॉमन सी बात लगाओ, भुखमरी से रिलेटेड है तो क्या खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं होगा? भुखमरी क्या बच्चों में नहीं आएगी तो यूनिसेफ नहीं होगा? क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं होगा? क्या विश्व बैंक इसमें पैसा नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। यहाँ याद नहीं करना होता है, बस बुद्धि लगानी होती है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ लो चुपचाप, काम किसी का नहीं है, ठीक है। बहुपक्षीय विकास बैंक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक। डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत क्या, मैंने आपको अभी बताया है ना। G20 का जो भारत पे इम्पैक्ट हुआ था उसी के अंतर्गत ये शामिल था, ठीक। तो इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। डेक्कन का मतलब साउथ इंडिया में आपने देखा होगा सबमिट किया गया था। आपने देखा होगा G20 को पूरे भारत के कोने कोने में लोगों को भेजा गया था, ताकि जो लोग होते हैं ना पश्चिम के, बोलते हैं भारत सुरक्षित देश नहीं है, भारत में कश्मीर में लोग हिंसा से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन भारत ने सबको भेजा था। और ये शायद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमने G20 जैसे बड़े मतलब इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, और बहुत अच्छी चीज़ है, और लोग खुश भी रहे थे, है ना। गिफ्ट भी बहुत बांटे हम लोगों ने। वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट को लेकर है, जीरो हंगर की यहाँ पे बात की जाती है, G20 की इसमें भूमिका की बात की जाती है 2023 तक, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यही कहते हैं। और इसमें 7 सिद्धांत हैं। आपको ये नहीं याद रखना है, बस ये हेडिंग याद रखना है कि मानवीय सहायता की बात की जाती है। मानवीय सहायता का मतलब कहीं युद्ध हो रहा, कहीं संकट की स्थिति है, या कोविड जैसे महामारी की स्थिति, तो वहाँ पे मदद पहुँचाना। पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, ये नहीं कि केवल भोजन भेज देना, पौष्टिक भोजन भेजना। जलवायु अनुकूलन कृषि की बात, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे चावल की उपज ना हो रही हो वहाँ हम जबरदस्ती चावल उपजा रहे हों। मूल्य श्रृंखलाओं में अनुकूलन और समावेशिता, मतलब ऐसा नहीं कि हमने जो खाद्य पदार्थ भेजे उनके प्राइस बहुत हाइक कर दिए, या हमने खाद्य जो अपशिष्ट है उसको ज़्यादा कर दिया। तो इन चीज़ों की बात
एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, एक स्वास्थ्य का मतलब वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ का मतलब कि न केवल हमें पशुओं को ठीक करना है, मनुष्य के साथ साथ हमारी जो पादप प्रजातियां उनको भी ठीक करना, ताकि जेनेटिक जो रोग हैं जो पशुओं से होते हैं मनुष्य में वो ना हो सकें। और पशुओं से क्यों होते हैं? क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी खाद्य चीज खा लेते हैं जिससे उनको हो जाते हैं। तो इसलिए तीनों चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। इनोवेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सब तक अपनी पहुंच बनाना। जिम्मेदार निवेश, इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भारत की प्रगति की अगर बात करें तो भारत ने अभी तक भुखमरी और गरीबी के लिए क्या किया है? तो 14 से 24 के बीच में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। कुछ बच्चों को एक गर्व की बात लग रही होगी, है ना, कि यार हम कितने अच्छे, मतलब 250 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये हमारे देश की मानसिकता की बात है, ये हमारे देश के लिए कलंक की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे यहाँ 250 मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी में रह रहे थे। गरीबी का मतलब कि जिसको 2 वक्त का खाना ना मिल रहा हो। हालांकि आपके मास्टर की भी स्थिति ऐसी ही थी, सन 2001 से लेकर 2012 तक 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। जब आप कभी आईएएस जब बन जाएंगे और जब हम आपको अपने घर बुलाएंगे तो आप घर में मास्टर की वो सारी चीज़ें देखेंगे, स्कूल का बैग, क्लास 10th का, 12 का, हमारा पैंट, हमारी शर्ट की कितनी फटी हुई है ना, किताबें हमारी कि पैसे नहीं होते थे, पिताजी की स्थिति, है ना, सारी चीज़ें हम देखेंगे। वो लालटेन, वो लैंप वो रखा है इसलिए ताकि व्यक्ति ये ना सोचे कि ये मास्टर बस आसमान में ही उड़ना जानता है। उनको ये भी पता रहे कि मास्टर ने वो दिन भी देखे हैं जब मास्टर की जेब में रुपए ही नहीं थे, और ना मास्टर की जेब में छोड़ो, मास्टर के पूरे परिवार में रुपए नहीं थे। अब मुझे याद है कि मेरी दादी 2003 में सिर्फ इसलिए उनकी डेथ हो गई, ये जिनके नाम पे श्री आईएएस एकेडमी है, क्योंकि उनकी जेब में 3 रुपए नहीं होते थे कि वो 3 रुपए की अपनी दवा परचेज कर सकें। सोच सकते हो, हमारे यहाँ 2 वक्त का खाना नहीं बनता था। जो लोग कहते हैं ना गरीबी, लेकिन हाँ, हमारे पिता ने और हम लोगों ने रोना नहीं रोया कि हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, कभी नहीं। आपको हंसी आएगी, या आप हो सकते हो कि सोचो, मैं बीएनएसटी में पढ़ता था, ठीक है, बीएनएसटी में पढ़ा हूँ, बहुत बेहतरीन कॉलेज है ना, एशिया का बेहतरीन कॉलेजों में से एक गिना जाता है। रामनाथ कोविंद सरीखे लोग भी वहाँ से पढ़ के निकले हैं, ठीक है। मैं उस बीएनएसटी से पढ़ा हूँ, और उस बीएनएसटी में स्कॉलरशिप का प्रोग्राम होता था, आप लोगों को भी मिलती होगी। और मैं भिखारी टाइप का था, गरीब था, लेकिन मैंने कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। सोचो क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था यार मुझसे भी ज़्यादा लोग गरीब होंगे, इसलिए मैंने नहीं किया। मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं किया, कभी किसी दुकान में उधार सामान नहीं लिया। आज अगर तेल नहीं है खाना बनाने को तो नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे ही रोटी खा लेंगे, आलू को ऐसे ही उबाल के भूंज के ऐसे ही खा लेंगे। कई बार हमारे यहाँ प्याज की सब्जी बनी है सिर्फ, और प्याज वो भी कहाँ से आते थे? खेतों में जो लोग छोड़ देते थे। हमारे यहाँ खेती भी नहीं थी, खेत भी नहीं थे हमारे यहाँ। जो सीताफल या कद्दू या लौकी जो भी आप बोलते हो, जो कोई नहीं खाता था, बैंगन जो कोई नहीं खाता था, वो हम लोग लाते थे। इवन इलेक्शन जब होते थे तो इलेक्शन में नेता लोग नहीं भंडारा करवाते हैं, वो हम लोग रात में पूड़ियाँ सब्जी बच जाती थी वो अपने घर में लाते थे और बड़े चाव से खाते थे। हम उस गरीबी से निकले हैं, हमने कभी नहीं रोया। मैंने देखा है हमारी एकेडमी में कमेंट बॉक्स में बच्चा कोर्स लेता है और उसमें कमेंट करता है सर हम बहुत गरीब हैं। इस मानसिकता से निकलो। अगर आप गरीब हो तो पहले अपनी कंडीशन ठीक करो, फिर आईएएस की तैयारी करो, क्योंकि गरीब आईएएस नहीं बनता है, ये दिमाग में रख लेना। गरीब का मतलब क्या है कि क्या आप 500 का कोर्स नहीं खरीद पा रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ 5 लाख का नहीं खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप 500 का भी कोर्स नहीं खरीद पा रहे हो तो फिर आप मजदूरी शुरू करो, और 1 महीने मजदूरी करो, डेली की आपको 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, 15,000 आपको मिल जाएंगे। अब किताबें खरीदो, अब पढ़ो, रोना मत रो कि हम गरीब हैं। अगर आप रोते हो तो जिंदगी भर रोगे, जिंदगी भर गरीब बने रहोगे। गरीबी, गरीब जो बच्चे होते हैं वो यही उनको खराबी होती है, उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। लेकिन हमने कभी नहीं किया, और ये मजाक नहीं, आप मेरे गांव में जाके पूछना कि फलाने व्यक्ति ने क्या कभी गरीबी में किसी की दुकान से उधार लिया था? नहीं लिया था। हमारे यहाँ फल खाने को पैसे नहीं होते थे, जो केले ठेलों में सड़ जाते थे और सब्जी मंडी के बाहर फेंक दिए जाते थे, हम वो बटोर के लाते थे, काले जो पड़ जाते थे, समझ गए।
तो इसीलिए आप ये रोना मत रोया करो। मैं देखता हूँ 250 का कोर्स में बच्चा मैसेज कर रहा है, सर हम बहुत गरीब हैं। ये कहोगे सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास अभी पैसा नहीं, लेकिन जब हम बन जाएंगे तो आपको पैसा देंगे, तब एकेडमी आपकी मदद करेगी। और पढ़ने का मतलब है ईमानदारी से पढ़ना, हवाबाजी नहीं कि आपके पास फ़ोन चलाने के लिए या सूट सलवार सूट खरीदने के लिए, कपड़े के लिए पैसा। आज भी मास्टर के पास न्यूनतम कपड़े हैं, और आज भी बाज़ार में मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ 200 से 250 के अंदर ही कपड़े मिलें। सरोजनी मार्केट से 100 रुपए की टी शर्टें ला के पहनता हूँ, भले पैसा बहुत है, लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। और इसीलिए एकेडमी आपको पढ़ाती है ताकि आप पढ़ लिख जाओ, बन जाओ कुछ, समझ गए। तो सोच सकते हो देश के लिए कितना खतरनाक है। बाकी खाद्य सुरक्षा, जन आरोग्य योजना, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप इनको मत याद रखिए, ठीक है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि मिड डे मील, बाकी मिड डे मील को लेकर रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। ये भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमें केवल इतना ही पढ़ना था, बाकी बकवास की बातें थी, फर्जी की बातें थी, ठीक है। तो जो हमने आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, चाहे AMR को लेकर हों, चाहे आपकी नृत्य को लेकर हों, नृत्य तो मैंने बताया ही नहीं है, नृत्य तो पीछे की क्लास में मैंने पढ़ाया था एक दिन, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि चाय कॉफ़ी है ना, इन चीज़ों को लेकर इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई, आज की क्लास आपको समझ में आई। आप में से जिन बच्चों को ना पता हो, याद कर लो, श्री IAS एकेडमी 2025 के लिए पहली बार अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने जा रही है। और इस टेस्ट सीरीज की खूबी क्या है कि इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, केवल 500 रुपये है। इसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स के टेस्ट मिक्स हैं। इसका पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल है और आप इसकी PDF को टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। श्री IAS एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। खास बात यह है कि इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम आपको लगभग 300 क्लासेस वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। मतलब हर एक टेस्ट का वीडियो एनालिसिस मिलेगा, और उन 300 क्लासेस के अंतर्गत आपको हर एक में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, उसके इर्द गिर्द बनने वाले 5 क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। उम्मीद है न केवल आप ज्वाइन करेंगे, या आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन कर भी चुके हैं, बल्कि अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जो भी आपके शुभचिंतक होंगे उनको शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज में खुद को इनरोल करके बाज़ार में महंगे से महंगे दिखने वाली टेस्ट सीरीज से अपने आप को बचा सकें, ठीक है। बाकी हमारी क्वालिटी कैसी होगी वो तो आप इस प्रोस्पेक्टर को देखकर ही समझ सकते हो, और वरना 1 दिसंबर का इंतज़ार करो। 1 दिसंबर का टेस्ट पूरी तरह निःशुल्क है, वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में 28 नवंबर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।